सुप्रभातम। पिछले वीडियो में हमने व्याकरण के पाठ 3 का अध्ययन शुरू किया था। आज के इस वीडियो में हम उसी पाठ को आगे जारी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। आगे हमारे व्यंजन के भेद। व्यंजन के भेद। व्यंजन वर्णों के 3 भेद होते हैं। जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा हुआ है कि स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। तो सबसे पहले हम स्पर्श व्यंजन के बारे में जानेंगे। क्या कहता है कि स्पर्श व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा अर्थात हमारी जीभ, अर्थात जिन वर्णों को बोलने में हमारी जीभ मुख के कंठ, तालु आदि किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो स्पर्श व्यंजन हम किसे कहते हैं? जिन वर्णों को बोलने में जो हमारी जीभ है हमारे मुख के अंदर किसी न किसी कंठ, तालु आदि भाग को स्पर्श करती है अर्थात छूती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्योंकि स्पर्श का अर्थ क्या होता है? छूना। तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया? स्पर्श व्यंजन। क्योंकि इन वर्णों को बोलने में जो जिह्वा है हमारे मुख के अंदर किसी कंठ, तालु आदि किसी न किसी भाग को स्पर्श करती है अर्थात छूती है। आगे कहता है कि क से मैं तक स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25 है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि हमारे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 25 होते हैं। और कहाँ से कहाँ तक? क से लेकर के म तक। आगे है, इन 25 स्पर्श व्यंजनों को 5 वर्गों में बांटा गया है। जो हमारे क से मैं तक के 25 स्पर्श व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है? 5 भागों में, जिन्हें हम वर्ग भी कहते हैं। 5 वर्गों में, प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण आते हैं। और प्रत्येक वर्ण का नाम प्रत्येक वर्ग का नाम, जो हमारे 5 वर्ग है उनका नाम कैसे रखा गया है? पहले वर्ण के नाम पर रखा गया है। जैसे क वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं हमारे 5 वर्ण, तो क वर्ग के 5 वर्णों का नाम क्या रखा गया है? क वर्ग। ठीक है, क्योंकि उनका पहला वर्ण क्या है? क। इस प्रकार च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। आगे आता है कि इन्हें निम्न तालिका में देखिए। नीचे इनकी तालिका दी गई है। तो सबसे पहले क वर्ग में क, ख, ग, घ, ग, ये 5 वर्ण आते हैं। च वर्ग में च, छ, ज, झ और य। के बाद ट वर्ग में ट, ठ, ड, ढ, ण। त वर्ग में त, थ, द, ध, न। प वर्ग में प, फ, ब, भ, म। इन सब बातों के बारे में आपको पता ही है, हिंदी में भी आपने पढ़ा हुआ है इनके बारे में। आगे कहता है कि अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं? अंतः का अर्थ होता है अंदर, सथ का अर्थ होता है रहने वाला। अंदर, अंदर ही रहने वाला। ठीक है, अंतः का अर्थ होता है अंदर और सथ का अर्थ होता है रहना। ठीक है, अंदर रहना। तो इनका अंतस्थ नाम क्यों रखा गया है? तो उसके बारे में कहता है कि जो वर्ण उच्चारण के समय मुख की वायु अर्थात हवा के साथ मुख में ही अर्थात मुख के भीतर ही ठहरे हुए से लगते हैं। कि जो वर्ण बोलते समय हमारे जो मुख से हवा निकलती है उसके साथ वो मुख के ऐसा लगता है कि जैसे वो मुख के अंदर ही रह गए हों। तो इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? उन्हें अंतस्थ अर्थात अंतः तिष्ठन्ति इति अंतस्थः। अंतः तिष्ठन्ति, अंतः अर्थात अंदर, तिष्ठन्ति रहते हैं, इसलिए अंतस्था, इसलिए इन्हें अंतस्था वर्ण कहते हैं। स्पर्श और ऊष्म वर्णों के मध्य में स्थित होने के कारण दूसरा इनका नाम यहाँ पर क्यों पड़ा है? अंतः का अर्थ होता है एक बीच में भी होता है, अंतः बीच में भी होता है। ठीक है, एक अर्थ होता है इनका भीतर। तो स्पर्श और ऊष्म वर्णों के मध्य में स्थित होने के कारण इन्हें अंतस्थ कहा जाता है। क्योंकि हमारे जो जैसा कि इन्होंने ऊपर बताया गया है कि व्यंजन के 3 भेद होते हैं, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म। जो हमारे अंतस्थ होते हैं ये स्पर्श और ऊष्म के बीच में लिखे जाते हैं।
ठीक है, बीच में इनको रखा गया इसलिए इनको अंतस्थ भी, इसलिए भी इनको अंतस्थ कहा जाता है क्योंकि ये स्पर्श और उष्ण व्यंजनों के बीच में रहते हैं। ठीक है, आगे कहता है इनकी संख्या 4 है। कितनी संख्या होती है इनकी? 4। य र ल और व, य र ल व, ये 4 संख्या। आगे हमारे उष्ण व्यंजन, उष्ण का अर्थ होता है गर्म, उष्ण का अर्थ होता है गर्म। तो जैसा कि आपको पता है साइंस में भी आपने पढ़ा है कि अगर हम किन्हीं दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते, जैसे हम अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हैं तो वो गर्म हो जाते हैं। ठीक है, किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से घर्षण करने पर वो गर्म हो जाती है। तो इसलिए इन शब्दों, इन वर्णों का नाम उष्ण व्यंजन रखा गया है। क्यों रखा गया है वो देख लेते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण घर्षण के साथ होता है, अर्थात ये मुख में से घिस कर बाहर निकलते हैं, हमारी जीभ के साथ घर्षण करके या मुख के अंदर दूसरे अंगों के साथ घर्षण करके बाहर निकलते हैं, और उष्ण अर्थात गर्म वायु मुख से बाहर निकलती है। जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारे मुख से कैसे उष्ण अर्थात गर्म वायु बाहर निकलती है, क्योंकि जो वायु होती है वो घर्षण के साथ बाहर निकलती है, और कोई भी चीज़ का जब घर्षण किया जाता है वो अपने आप गर्म हो जाती है। तो इसलिए इनको हम उष्ण व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? इनकी संख्या भी क्या है? 4 है। कौन कौन से होते हैं ये? स और ह। आगे है हमारे अयोगवाह। ये तो हमारे व्यंजन के 3 भेद। आगे आते हैं हमारे अयोगवाह। अयोगवाह किसे कहते हैं? इनके अतिरिक्त कुछ ऐसी ध्वनियाँ भी मिलती हैं जिनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से नहीं होता, क्योंकि जैसा कि आपको पता है हमारे अयोगवाह होते, जैसे हमारे ये हो गया अनुस्वार, विसर्ग होगा, तो ये आपको किसी न किसी स्वर के साथ ही मिलेंगी। जैसे विसर्गें हैं, खाली आपको इस तरह से कहीं पर लिखी हुई नहीं मिलती है। ठीक है, किसी न किसी स्वर के साथ, जैसे आपने लिख दिया राम है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैं के अंदर स्वर आया है, मैं में जो स्वर है मैं प्लस अ, जो अ स्वर है इसके साथ विसर्गें आई हैं, तो अकेले विसर्गों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। आप यहाँ पर विसर्गें नहीं लगा सकते, जैसे राम हलंत कर दिया, यहाँ पर विसर्गें हम नहीं लगाते हैं। ठीक है, और खाली बिना शब्द के भी इनका प्रयोग नहीं कर सकते कहीं पर, इस तरह से आपको अकेले लिखे हुए नहीं मिलेंगे। इसी प्रकार जो अनुस्वार है हमारा, जो ये अनुस्वार लगा जाता ऊपर बिंदु, ये हमारा चंद्र बिंदु है। ठीक है, इन सब चीज़ों को हम अकेले बिना स्वर के प्रयोग नहीं कर सकते स्वतंत्र रूप से, तो इसलिए इनका नाम क्या रखा गया है? अयोगवाह, क्योंकि इनका बिना किसी योग के प्रयोग नहीं किया जा सकता। आगे कहता है कि वे व्यंजन चिन्ह जिनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं हो सकता उन्हें अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अर्थात जब स्वर के साथ कोई अनुस्वार, अनुनासिक या विसर्ग लगा होता है तो उसे अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, तो जब इनको किसके साथ लगे होते हैं? ये स्वर के साथ। जब किसी स्वर के साथ कोई अनुस्वार लगा दे, चंद्र बिंदु यानी कि जिसको हम अनुनासिक कहते हैं, या फिर विसर्गे लगा दे, तब इनको क्या कहा जाता है? अयोगवाह। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ अंग, अ और अह। आगे है ध्यान से पढ़िए, तो इनके उदाहरण दिए गए हमें। अ प्लस अनुस्वार, अ स्वर के साथ अनुस्वार किस प्रकार से लिखा जाएगा? इस प्रकार से अंग। अ के साथ जो अनुनासिक है, जो चंद्र बिंदु जिसे हम बोलते हैं, उसको इस प्रकार से लिखा जाएगा अ, और अ स्वर के साथ विसर्गे इस प्रकार से अह। ठीक है, उसके बाद अयोगवाह के भेद दिए गए हैं। अयोगवाह कितने प्रकार के होते हैं? अयोगवाह 5 हैं। कौन कौन से होते हैं? अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपधमानीय। तो इनके बारे में एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले आता है हमारा अनुस्वार। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार का शाब्दिक अर्थ है स्वर के बाद आने वाला। जैसा कि आपको नाम से ही पता है, अनुस्वार, अनु का अर्थ होता है पीछे, और स्वर का हो जाएगा हमारा, स्वर का आपको पता ही है, तो अनु का था पीछे। तो जो वर्ण स्वर के बाद आने वाला, ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा स्वर के बाद आने वाला, क्योंकि ये जो अनुस्वार है ये स्वर के बाद ही इसका प्रयोग किया जाता है। अतः अनुस्वार स्वर के अंत में ही आता है, स्वर के अंत में, जैसे ये लिख दिया हमने, तो इसका उच्चारण कब होगा? इस स्वर के बाद।
स्वर से पहले नहीं, स्वर से पहले नहीं आता इसका। जिस ध्वनि का उच्चारण केवल नासिका से होता है अर्थात नाक से होता है, अर्थात जिसके उच्चारण में हमारी जो हवा है वो नाक से बाहर निकलती है, उसे अनुस्वार कहते हैं। संस्कृत भाषा में न और या मैं के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अनुस्वार किसके स्थान पर प्रयोग किया जाएगा? न के स्थान पर या फिर म के स्थान पर। जो ये चंद्र बिंदु है हमारा, नहीं सॉरी, ये जो बिंदु हम ऊपर लगाते हैं ये किसकी जगह पर आता है? या फिर या तो अनुस्वार की जगह पर या फिर सॉरी या तो न के स्थान पर या फिर मैं के स्थान पर ये अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। आ कहता है यदि न या मैं के बाद कोई व्यंजन आए तो न या मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जैसे बालकः पुस्तकम पठति। तो यहाँ पर क्या कहता है कि यदि न या मैं के बाद, ठीक है, न या मैं के सामने क्या आ जाए? कोई स्वर आ जाए तो फिर तो इसको हम अनुस्वार के रूप में लिखेंगे इस तरह से। अगर इसके सामने कोई व्यंजन आएगा, व्यंजन आता है तो हम इसको फिर हम इसी रूप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे इसका उदाहरण दिया गया है, बालकः पुस्तकम पठति, बालकः पुस्तकम पठति। तो यहाँ पर बालकः पुस्तकम, ठीक है, पुस्तकम के बाद जो वर्ण आया हमारा वो आया है प वर्ण। तो पुस्तकम हमारा शब्द जो वो लिखा जाता है पुस्तक और म, ठीक है। इसके बाद हमारा आ गया पठति, पुस्तकम पठति। तो यहाँ पर जो म है इसके बाद हमारा कौन सा स्वर्ण आया है? व्यंजन वर्ण आया है। तो इसको हम पुस्तकम को कैसे लिखेंगे? मैं को अनुस्वार करके लिखेंगे, पुस्तकम, ठीक है। मैं को हम अनुस्वार के रूप में लिख देंगे पुस्तकम, जैसा कि वाक्य में लिखा हुआ यहाँ पर पुस्तकम। आगे कहता है कि इसी के बारे में बताया गया, प्रयुक्त वाक्य में पुस्तकम के मैं के स्थान पर अनुस्वार हुआ है, ठीक है। पुस्तकम का जो मैं है इसके स्थान पर क्या लिखा गया है? वह उस वाक्य में अनुस्वार शब्द का यानी बिंदु का प्रयोग किया गया है, क्योंकि उसके बाद के क्रियापद, क्योंकि उसके बाद जो क्रियापद आया पठति, पठति का प व्यंजन, प व्यंजन है, ठीक है। पठति में क्या आया है? उसके बाद प व्यंजन आ गया। यदि मैं के बाद व्यंजन के स्थान पर कोई स्वर होता तो पुस्तकम के मैं के स्थान पर पुस्तकम लिखा जाएगा, यानी अनुस्वार वाले पुस्तकम के स्थान पर जो मैं को हलंत करके लिखा जाएगा, अर्थात मैं को अनुस्वार नहीं होगा। अनुस्वार के अन्य उदाहरण देख देते हैं, इसी को मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इन्होंने ये बताया है कि पुस्तकम पठति, तो अगर कोई वाक्य आपको दे दे एतत् पुस्तकम अस्ति, ठीक है, यह वाक्य दे दे एतत् पुस्तकम अस्ति, तो यहाँ पर क्या आया? जो अनुस्वार है इसके बाद क्या आ गया? हमारा अवर्ण आ गया, अर्थात हमारा स्वर आया है। तो स्वर जब आएगा तो इसको अनुस्वार के रूप में नहीं लिखा जाएगा, तो यहाँ पर लिखा जाएगा हमारा पुस्तकम, इस तरह से पुस्तकम को लिखा जाएगा। उसके बाद अस्ति आ जाए, क्योंकि उसके बाद क्या है? हमारा स्वर आ गया। अस्ति जो क्रिया है इसके जो प्रथम वर्ण है वो है गया स्वर है अ, तो इसके बारे में बताया गया है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, जब मैं और न के सामने यानी मैं और न के बाद स्वर वर्ण आएगा तो पुस्तकम के जो अर्थात मैं और न को हलंत के रूप में लिखा जाएगा, और अगर मैं और न के सामने व्यंजन वर्ण आता है तो मैं को अनुस्वार करके लिखा जाएगा। आगे हमारा आता है अनुनासिक। अनुनासिक किसे कहते हैं? जिस जो हम चंद्र बिंदु लगाते हैं इसको हम अनुनासिक कहते हैं। जिस ध्वनि का उच्चारण कंठ तथा नासिका, कंठ अर्थात मुख तथा नासिका से होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। इसे चंद्र बिंदु भी कहते हैं। जैसे हमारे शब्द आते हैं आँख, सांस, चांद, गेहूँ आदि, इनमें इनका प्रयोग किया जाता है। आगे है विसर्ग। विसर्ग के बारे में आपको पता है, जो हम पीछे दो बिंदु लगाते हैं उनको विसर्ग कहते हैं। जिस ध्वनि का उच्चारण कंठ से होता है, जैसे कि आपने उच्चारण स्थान किए थे, अ कु है विसर्जनीय नाम कंठ है, तो जो विसर्गों का उच्चारण स्थान होता है वो कंठ से होता है। और उच्चारण में कुछ है कि
उच्चारण की तरह ही झटका सा दिया जाता है, अर्थात इसका उच्चारण ह के समान ही किया जाता है। जिस प्रकार ह का उच्चारण किया जाता है उसी प्रकार विसर्गों का उच्चारण किया जाता है, उसे विसर्ग कहते हैं। जैसे अतः, ठीक है, अतः, तो यहाँ पर हम अतः का उच्चारण करेंगे इस प्रकार से अतः, ठीक है। प्रायः, पुनः, संभवतः आदि। तो हमने क्या करना है अर्थात अर्ध ह की ध्वनि निकालनी है विसर्गों का उच्चारण करते समय। आगे है जिह्वा मूल्य। जिह्वा मूल्य के बारे में मैंने आपको बताया था उच्चारण स्थान में कि यदि क और ख से पहले अर्ध विसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाली ध्वनि को कहता है कि जिह्वा मूल्य किसे कहते हैं, क और ख के सामने यदि अर्ध विसर्ग के समान इस प्रकार की ध्वनि का प्रयोग किया जाता है। ये अर्ध विसर्ग, क्योंकि हमारा जो पूरा विसर्ग होता है ये, तो इसको अगर हम आधा आधा काट दें तो बीच में क्या बच जाएगा हमारा, ये अर्ध विसर्ग ये से बच जाएगा, ठीक है। अर्ध विसर्ग की ध्वनि अगर क और ख के सामने आ जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, जिह्वा मूल्य, ठीक है। क ख से पहले अर्ध विसर्ग की तरह प्रयोग होने वाली ध्वनि को जिह्वा मूल्य कहते हैं। इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, जिह्वा मूल, अर्थात हमारे जिह्वा का जो मूल भाग होता है, पीछे वाला भाग होता है, उसे हम जिह्वा मूल कहते हैं। इसे इस प्रकार प्रकट किया जाता है, इसको हम किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार, ठीक है। जैसे हमारा है क करोति, कह करोति, क खाती, इसके स्थान पर अगर हम लिखे कह, क के सामने क्या लिख देना, अर्ध विसर्ग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कह करोति और कह खादती। तो ये हमारा क्या है, जिह्वा मूल्य रूप है इसका। आगे हमारा उपधमानीय। उपधमानीय किसे कहते हैं, यही अगर अर्ध विसर्ग का निशान प और फ के सामने आ जाए तो उसको वहाँ पर क्या कहा जाएगा, उपधमानीय कहा जाएगा। जैसा भी कहा गया है कि प फ से पहले अर्ध विसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाली ध्वनि को उपधमानीय कहते हैं। इसे निम्न प्रकार से प्रकट किया जाता है। किस प्रकार से प्रकट किया जाता है, प और फ को इस प्रकार से, जिस प्रकार से क और ख को अर्ध विसर्ग लगा के। इसका उदाहरण हमारा वृक्ष है पतति, वृक्ष है फलति, ये विसर्ग के साथ आया है और ये आया हमारा अर्ध विसर्ग के साथ। वृक्ष फलति पतति वृक्ष फलति, तो ये हमारे यहाँ पर अगर ये निशान लगा देते हैं तो इसको हम कहेंगे यहाँ पर उपधमानीय, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो वर्ण का जो पाठ है यहाँ पर समाप्त हो जाता है। कल इसके अभ्यास के प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। तो एक बार आपने इस पूरे पाठ को खुद से रीड करना है और जो इसमें महत्वपूर्ण बातें आई हैं उनको याद रखना है ताकि हम अभ्यास के प्रश्नों को आसानी से हल कर सकें। तो जैसा कि आपको पता है हमने क्या क्या पढ़ा है, तो हमने सबसे पहले वर्ण का सामान्य परिचय, उसके बाद वर्ण की परिभाषा, वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वर्ण 3 प्रकार के होते हैं, स्वर, व्यंजन और अंतस्थ। स्वरों को हम अच भी कहते हैं, व्यंजनों को हल भी कहते हैं। उसके बाद हमारे स्वरों के भेद आए थे, हर्षस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हर्षस्व स्वरों में 1 मात्रा का समय लगता है उच्चारण में, दीर्घ स्वरों के उच्चारण में 2 मात्राओं का और प्लुत स्वरों के उच्चारण में 3 मात्राओं का समय लगता है। प्लुत स्वर लिखने के लिए हम वर्ण के सामने 3 का निशान लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। उसके बाद हमारे व्यंजन आए, व्यंजनों को आपको पता है हल भी कहते हैं। व्यंजनों को उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। उसके बाद व्यंजनों के भेद आए हैं स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, इन सभी के बारे में आपने जाना। कुल हमारे 33 व्यंजन होते हैं और जिसमें 25 व्यंजन हमारे स्पर्श, 4 अंतस्थ और 4 ऊष्म होते हैं। उसके बाद हमारे अयोगवाय हैं, अयोगवाय हमारे 5 प्रकार के, अनुस्वार, अनुनासिक, अनुनासिक, विसर्ग, जिह्वा मूल्य, उपधमानीय, इन सब के बारे में आपने अच्छे से समझा है। एक बार आपने इस पाठ को अपने आप खुद से पढ़ना है ताकि आप आसानी से इनके प्रश्नों को हल कर सको और साथ साथ आपने पिछला जो होमवर्क किसी का रहता है उसको कंप्लीट करके आपने PDF के रूप में मेरे पास व्हाट्सएप करना है। अगर किसी बच्चे का पिछला कोई होमवर्क
से संबंधित कोई कार्य रहता है, कोई वीडियो मिस हो गई है, तो मेरे चैनल पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं। पिछला जो भी हमने सिलेबस किया है उनसे संबंधित सारी वीडियोज़ मैंने अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।